सत्य लेकिन विचित्र। हमारी इस धरती पर बहुत सी ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं जिनके रहस्यों को आज तक भी कोई सुलझा नहीं पाया है। हर कोई अपने अपने तर्क देता है, ये क्यों हुआ होगा, कैसे हुआ होगा। सब अपनी अपनी अक्ल के घोड़े दौड़ाते रहते हैं, लेकिन फिर भी इन घटनाओं का आज तक कोई जवाब या कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिल पाया है। ऐसी ही कुछ अजीबोगरीब सच्ची घटनाएं आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ, जिनके रहस्य का आज तक खुलासा नहीं हो पाया है। तो दिल थाम कर बैठिए और सुनिए दुनिया भर के ये अनोखे और अनसुलझे रहस्य। हमारी जो पहली घटना है वो वॉलरॉन्ट परिवार के एक पर्सनल मकबरे से जुड़ी है। बारबाडोस के क्राइस्ट चर्च में वॉलरॉन्ट परिवार का पत्थरों से बना एक अपना निजी मकबरा था। इस मकबरे में उस परिवार की बस एक ही सदस्य को दफन किया गया था, जिसका नाम था मिसेस थॉमासिया गॉडार्ड। इस परिवार ने सन 1908 में मिसेस गॉडार्ड की मृत्यु के 1 साल बाद ये मकबरा चेज फैमिली को बेच दिया। चेज फैमिली ने अपनी एक मरी हुई बेटी को दफनाने के लिए इसे खरीदा था। फिर 1812 में चेज फैमिली ने अपनी दूसरी बेटी को भी मरने के बाद इसी मकबरे में दफना दिया। साल के अंत में परिवार के मुखिया मिस्टर चेज की भी मृत्यु हो गई, पर जब उनके कॉफिन को उस मकबरे में दफनाने के लिए वहां लाया गया तो हर कोई हैरान रह गया। मिस्टर चेज के कॉफिन को मकबरे में रखने के लिए जब मकबरे के बड़े से पत्थर के दरवाजे को खोला गया तो सभी लोग ये देखकर बुरी तरह से हक्के बक्के हो गए कि उनकी दोनों मरी हुई बेटियों के कॉफिन अपनी जगह से हटकर दीवार के सहारे एक तरफ उल्टे खड़े हुए थे। लोगों ने उन दोनों कॉफिन्स को सीधा करके फिर से सही जगह पर रखा और मिस्टर चेज के कॉफिन को भी एक जगह पर रखकर मकबरे के दरवाजे को बंद कर दिया। सन 1816 में 4 साल बाद चेज फैमिली के एक अन्य सदस्य की मौत हुई। इस बार भी जब कॉफिन को दफनाने के लिए मकबरे का दरवाज़ा खोला गया तो पिछली बार की ही तरह आश्चर्यजनक रूप से बाकी तीनों कॉफिन्स अपनी जगह से किसी दूसरी जगह पर पाए गए। हैरानी की बात ये थी कि दोनों ही बार मकबरे में ऐसा कोई भी चिन्ह नहीं था जिससे ये पता चले कि किसी ने वहां जबरदस्ती घुसने की कोशिश की है। इस बार परिवार के सदस्यों ने मकबरे को बंद करके बाहर से उसके ऊपर सील लगा दी ताकि कोई भी उसके अंदर घुस ना सके। इस घटना के ठीक 2 महीने बाद चेज परिवार में एक अन्य सदस्य की मौत हो गई। जब उसके शव को दफनाने के लिए मकबरे की सील तोड़ी गई तो पता चला कि इस बार भी कॉफिन्स के साथ खिलवाड़ किया गया था। पहले के दफनाए गए चारों कॉफिन अपनी तय जगह पर ना होकर यहाँ वहाँ बिखरे पड़े थे और उससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि मिसेस गॉडार्ड का कॉफिन पहले की तरह अपने जगह पर आराम से रखा हुआ था। इन सारी अजीब घटनाओं को देखते हुए सन 1819 में बारबाडोस के गवर्नर लॉर्ड कॉम्बरभर ने मकबरे के सारे दरवाजों को अच्छी तरह से सील बंद करने के आदेश दे दिए। इस घटना के 1 साल बाद मकबरे से अजीब तरह की आवाज़ें आने लगीं। काफ़ी सारे लोगों की ये शिकायत मिलने के बाद लॉर्ड के आदेश पर इसे खोला गया और सभी लोग उस समय सकते में आ गए जब उन्होंने देखा कि चेज परिवार के सदस्यों के सारे कॉफिन यहाँ वहाँ बिखरे पड़े थे और हमेशा की तरह मिसेस गॉडार्ड का कॉफिन अपनी ही जगह पर था। इन सारी चीज़ों को देखकर ऐसा लगता था मानो मिसेस गॉडार्ड का भूत चेज फैमिली से ये कहना चाहता हो कि वो वॉलरॉन्ट परिवार के मकबरे में अनचाहे मेहमान हैं। अब हकीकत चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये रहस्य हमेशा रहस्य ही बना रहा कि किस तरह से पत्थरों से बने एक सीलबंद मकबरे में कॉफिन अपने आप यहाँ वहाँ बिखर जाते थे और मिसेस गॉडार्ड का कॉफिन क्यों हमेशा बिना छुए अपने ही जगह पर मिलता था। हमारी अगली रहस्यमय घटना का जन्म होता है 4 जून 1738 को। इस दिन किंग जॉर्ज तृतीय का जन्म हुआ था और ठीक उसी दिन एक और व्यक्ति का भी जन्म हुआ था जिसका नाम था सैक्युल हेमिंग। थोड़े बड़े होने पर पता चला कि सैक्युल हेमिंग की शक्ल किंग जॉर्ज तृतीय से हूबहू मिलती थी। दोनों में रत्ती भर भी अंतर नहीं था। देखने पर ऐसा लगता था मानो दोनों एक दूसरे की परछाई हों। उससे भी ज्यादा आश्चर्य की बात ये थी कि दोनों की ही शादी भी 8 सितंबर 1761 को हुई और दोनों के बच्चे भी बराबर संख्या में हुए।
जिस दिन किंग जॉर्ज ने अपना राजपाट संभाला, ठीक उसी दिन सैक्युल ने अपना लोहे का बिजनेस शुरू किया। दोनों एक ही दिन बीमार भी हुए और एक ही दिन दोनों की मौत भी हुई। ये कैसा अजीब संयोग था और इसके पीछे प्रकृति की क्या लीला थी, ये बात आज तक कोई भी नहीं जान पाया। इसी कड़ी में अगला नाम आता है नॉस्ट्राडमस का। नॉस्ट्राडमस के नाम से तो हम सभी परिचित ही हैं। वो 16वीं शताब्दी का बड़ा ही प्रसिद्ध और महान भविष्यवक्ता था। उसके बारे में कहा जाता है कि वो सिर्फ लोगों को देखकर उनका भूत, वर्तमान और भविष्य सब कुछ बता देता था। उसके लिखे हुए दस्तावेजों की स्टडी करने पर पता चलता है कि उसने 1666 में हुए लंदन के भीषण अग्निकांड को होने से बहुत पहले ही साफ साफ देख लिया था। हिटलर का उत्थान, सेकेंड वर्ल्ड वॉर और सन 1930 में स्पेन के जनरल फ्रैंको का उत्थान, ये सारी बातें उसकी डायरियों में घटित होने से सालों पहले से ही दर्ज हैं। उसने पूरी दुनिया भर के इतिहास की घटनाओं को तो देखा ही साथ उसने पाश्चराइजेशन की तकनीक के जनक लुई पाश्चर के बारे में भी सालों पहले ही लिख दिया था। उसकी डायरियों को देखने पर साफ पता चलता है कि उसने कई घटनाओं का उल्लेख उनके होने से 300 साल पहले ही कर दिया था। और तो और उसने अपनी मृत्यु की तारीख सन 1566 का भी उल्लेख अपनी मौत से कई साल पहले ही कर दिया था। अपनी मौत से पहले वो एक नक्काशी करने वाले के पास गया और उसने उसे एक छोटी सी मेटल की पट्टी पर एक तारीख खोदकर लिखने के लिए कहा। जब उस धातु की पट्टी पर उसकी मनचाही तारीख अंकित हो गई तो उसने उस नक्काशी करने वाले से कहा कि वो इस धातु की पट्टी को उसकी मौत के बाद उसके कॉफिन में रख दे। नक्काशी करने वाले ने उसकी इस आखिरी इच्छा का पालन किया। जब नॉस्ट्राडमस की मौत हुई तो उसके कुछ साल बाद सन 1700 में ये फैसला किया गया कि उसकी कॉफिन को उसकी मौजूदा जगह से निकालकर किसी दूसरी बेहतर जगह पर दफनाया जाए। ये बात उसकी मौत के 134 साल बाद हुई थी, जब उसे काफ़ी अच्छी पहचान मिलने लगी थी। तो अब 134 साल पहले दफनाए गए इस कॉफिन को नई जगह पर दफनाने से पहले एक बार खोलकर देखा गया और देखने वालों की आंखें ये देखकर हैरान रह गईं कि उसके अंदर एक धातु की पट्टी रखी थी और उसके ऊपर अंकित था सन 1700। यानी कि नॉस्ट्राडमस को ये बात भी पहले से ही पता थी कि उनके मरने के 134 साल बाद सन 1700 में उनके कॉफिन को दोबारा से खोला जाएगा। अगला किस्सा है इंग्लैंड के लॉर्ड थॉमस लिटिलटन का। ये बात है सन 1779 की। एक दिन लॉर्ड ने एक बड़ा ही अजीब सपना देखा। उन्होंने सपने में देखा कि उस दिन से ठीक 3 दिन के बाद मध्य रात्रि में उनकी मौत हो जाएगी। इस सपने से लॉर्ड बहुत ही दुखी और परेशान हो गए। उन्होंने अगली सुबह अपने सारे मित्रों को इसके बारे में बताया। लॉर्ड के सारे दोस्तों ने उन्हें हर संभव तरीके से ये समझाया कि सपने तो सिर्फ सपने ही होते हैं, हकीकत से उनका कोई वास्ता नहीं होता। लेकिन लॉर्ड इस बात को भुला नहीं पाया। अगले 2 दिन तक वो बहुत ही निराशा और दुख में डूबा रहा। जैसे जैसे तीसरा दिन पास आ रहा था, लॉर्ड का दुख और परेशानी बढ़ती ही जा रहे थे। तीसरे दिन की शाम को लॉर्ड ने अपने कुछ दोस्तों को डिनर के लिए इनवाइट किया ताकि उनके साथ टाइम बिताकर वो अपने डिप्रेशन को थोड़ा कम कर सके। जैसे जैसे घड़ी के कांटे 12 के करीब जाने लगे, लॉर्ड का डिप्रेशन बढ़ने लगा। आखिर जब उससे और सहन नहीं हुआ तो वो अपने बेडरूम में जाकर बिस्तर पर लेट गया और लेटे लेटे अपनी मौत का इंतजार करने लगा। लॉर्ड पलंग पर लेटे लेटे ही अपने सिरहाने रखी टेबल घड़ी को देख रहा था। घड़ी के कांटों के हिसाब से जब आधी रात होने यानी 12 बजने में सिर्फ कुछ ही सेकंड बाकी थे तो उसने मौत के इंतजार में अपनी पलकें बंद कर लीं। लेकिन 12 बज गए और कुछ नहीं हुआ। लॉर्ड ये देखकर बहुत ही खुश हुए कि वो मरे नहीं बल्कि जिंदा थे और एकदम ठीक ठाक थे। वो खुशी खुशी बाहर अपने दोस्तों के पास आए। वो सब भी लॉर्ड को जिंदा देखकर बहुत खुश हुए। लॉर्ड खुशी से चिल्लाया, मैंने मौत को मात दे दी, अब मुझे कुछ नहीं होने वाला। लेकिन थोड़ी देर बाद जब उनके बावर्ची ने उस कमरे में प्रवेश किया तो उसने लॉर्ड को उखड़ी उखड़ी सांसें लेते पाया। ये देखकर वो मदद लाने के लिए जल्दी से नीचे दौड़ा, लेकिन उसके आने तक बहुत देर हो चुकी थी। लॉर्ड मर चुका था। एक मेहमान ने घड़ी की तरफ देखते हुए कहा,
ये कैसा अजीब सा संयोग है ना। लॉर्ड का सपना करीब करीब सच ही हो गया, लेकिन बस टाइम थोड़ा सा गलत रह गया। इस टाइम रात के 12:30 बजे हैं। ये सुनते ही खानसामे ने कहा, नहीं सर, ये सच नहीं है, क्योंकि मेरे लॉर्ड सर बहुत दुखी थे और पिछले 3 दिनों से घड़ियों की तरफ बार बार देखकर आतंकित होते रहते थे, तो मैंने उनसे पूछे बिना ही घर की सारी घड़ियों को आधा घंटा आगे कर दिया था। यानी लॉर्ड का जो रहस्यमयी सपना था वो पूरी तरह से सच हुआ था। उनकी मौत ठीक 12 बजे यानी मध्यरात्रि को ही हुई थी। हिटलर का नाम भला कौन नहीं जानता। उसकी मौत के बारे में भी हिस्टोरियंस में काफ़ी मतभेद है। हिटलर की मौत और मौत से जुड़ी घटनाओं की वजह से उस समय काफ़ी रहस्यमय परिस्थितियां पैदा हो गई थीं, जिनकी वजह से हिस्टोरियंस में ये मतभेद रहे हैं। जो ऑफिशियल कहानी है वो तो ये है कि इस जर्मन डिक्टेटर का जला हुआ शव 5 मई 1945 को बर्लिन के एक बंकर में मिला था। हालांकि कई हिस्टोरियंस इस कहानी से सहमत नहीं हैं। उनके हिसाब से ये ज़रा भी संभव नहीं है कि हिटलर जैसे इंसान ने पहले से ही मित्र राष्ट्रों की सेना से बच निकलने की कोई प्लानिंग नहीं बनाई होगी। उसके काम करने का जो तरीका था, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो वो अपनी सेफ्टी के लिए बहुत बार अपने हमशक्ल का इस्तेमाल किया करता था। बहुत सारी ऐसी सभाओं में जहां उसे कोई खतरा महसूस होता था, वो खुद नहीं जाता था, बल्कि अपने हमशक्ल को वहां भेज दिया करता था। और इसी आधार पर कई हिस्टोरियंस का ये भी मानना है कि जो लाश बर्लिन के उस बंकर में मिली थी वो हिटलर की नहीं, बल्कि उसके किसी हमशक्ल की थी। कुछ ये भी मानते हैं कि हिटलर को पनडुब्बी के जरिए पेंटागोनिया पहुंचा दिया गया था। कुछ अन्य का ये कहना है कि वो दूसरे लाखों नाजियों की तरह अर्जेंटीना फरार हो गया था और असल में उसकी मौत अर्जेंटीना में सन 1960 में हुई थी। अब हकीकत चाहे जो भी हो, हिटलर की मौत का सच एक ऐसी रहस्यमयी धुंध के पीछे छिपा हुआ है जिसे आज तक पूरी तरह से ना कोई जान पाया है और ना ही सुलझा पाया है। हमारी जो अगली घटना है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये है एक वर्ग पहेली यानी क्रॉसवर्ड पजल के बारे में। 22 मई सन 1944 को सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब चल रही थी, उस दौरान डेली टेलीग्राफ नाम के एक नेशनल ब्रिटिश अखबार में एक वर्ग पहेली छपी। उसके एक क्लू ने पूरे ब्रिटिश जासूसी सिस्टम को हरकत में ला दिया। ये क्लू था वन ऑफ द यूएस और इसका सही जवाब था ऊटा। कुछ दिनों के बाद इसी अखबार में छपी एक दूसरी वर्ग पहेली के एक दूसरे क्लू का उत्तर था ओमाहा। इसी क्रम में आगे और छपी एक वर्ग पहेली के एक क्लू का उत्तर था मलबेरी। बस तभी से M15 यानी ब्रिटिश सिक्योरिटी सर्विस इसमें गहरा इंटरेस्ट लेने लगा। इसका कारण था कि ऊटा, ओमाहा और मलबेरी ये तीनों कोड वर्ड्स थे और ये उस हमले के गुप्त संकेत थे जो इंग्लैंड अपने सहयोगियों के साथ मिलकर फ्रांस पर करने वाला था। इस सीक्रेट मिशन का कोड नाम था ऑपरेशन ओवरलॉर्ड। फिर कुछ दिनों बाद जब उसी अखबार में छपी एक दूसरी वर्ग पहेली का एक सही उत्तर आया नेपच्यून, तब तो M15 पूरी तरह से ही हरकत में आ गया। अब इसमें कोई शक नहीं रह गया था कि कोई जासूस देश के खिलाफ देश के राज दुश्मनों को भेज रहा था, क्योंकि नेपच्यून जो था वो हमले वाले दिन यानी D-डे पर होने वाली नौसैनिक कार्यवाही का कोड था। M15 ने तुरंत ही डेली टेलीग्राफ में वर्ग पहेली प्रकाशित करने वाले आदमी को उठवा लिया। उसका नाम था लियोनार्ड डॉ। उससे गहन पूछताछ की गई, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि लियोनार्ड बेचारा कोई जासूस नहीं था। वो तो सरे में लेदरहेड के एक स्कूल का हेडमास्टर था। उसने क्रॉसवर्ड के जो क्लूज बनाए थे और उनके जो उत्तर थे वो सिर्फ एक संयोग भर थे। उस बेचारे को सपने में भी नहीं पता था कि उसके ये क्लू उनकी सरकार द्वारा बनाए गए कोड वर्ड्स थे। लेकिन ये हुआ कैसे कि उसके द्वारा बनाई गई इन सारी वर्ग पहेलियों के क्लू और उनके उत्तर उन कोड वर्ड से मेल खा रहे थे, और वो भी ऐसी नाजुक परिस्थितियों में जबकि सरकार अपनी गुप्त युद्ध नीति बना रही थी।
ये एक ऐसा अनसुलझा रहस्य है जो कभी भी सुलझाया नहीं जा सका और बस एक पहेली बनकर रह गया। और हमारी लास्ट बट नॉट द लीस्ट कहानी है इंग्लैंड के जॉन चैपमैन की, जो एक बहुत ही गरीब, फेरी लगाकर इधर उधर घूमकर सामान बेचने का काम करने वाला आदमी था। अगर ये कहानी आपको कुछ जानी पहचानी, कुछ फेमिलियर लगती है और इसे सुनकर किसी चीज़ की याद आती है तो उसे कमेंट कर मुझे ज़रूर बताएं। इंग्लैंड के स्वॉफहैम नाम की जगह में नॉरफॉक में सेंट पीटर और पॉल चर्च के उत्तरी हिस्से का निर्माण जॉन चैपमैन के द्वारा दिए गए पैसों से हुआ था। इतने बड़े निर्माण कार्य के लिए पैसा देने वाला जॉन चैपमैन कोई पैसे वाला या अमीर व्यक्ति नहीं था। वो तो बहुत ही गरीब एक फेरी वाला था। तो उसके पास इतना पैसा कहाँ से आया? असल में उसके एक सपने ने उसकी तकदीर को बदल कर रख दिया था। एक दिन उसने एक बड़ा ही अजीब और रहस्यमय सपना देखा। सपने में उसे बताया गया कि लंदन ब्रिज पर वो एक आदमी से मिलेगा और वो आदमी उसके लिए बहुत ही सौभाग्यशाली सिद्ध होगा। उसे कहा गया कि वो व्यक्ति उसके लिए ऐसा सौभाग्य लेकर आएगा जिसके बारे में वो सपने में भी नहीं सोच सकता। अपने इस अजीबोगरीब सपने पर जॉन चैपमैन ने पता नहीं क्यों यकीन कर लिया। 160 किलोमीटर पैदल चलकर वो लंदन पहुंचा और पूरे 3 दिन और 3 रात लंदन ब्रिज पर उसने इस उम्मीद में बिताए कि कोई आएगा, लेकिन कोई नहीं आया। आखिर में तंग आकर उसने अपने आप को उस बेहुदा सपने पर यकीन करने के लिए कोसा और वापस घर जाने की सोचने लगा। वो अभी जाने ही वाला था कि एक दुकानदार उसके पास आया। उसने चैपमैन से वहां 3 दिन से खड़े रहने का कारण पूछा। इस पर चैपमैन ने उसे अपने सपने के बारे में बताया। ये सुनकर वो दुकानदार जोर जोर से हंसने लगा। उसने कहा, तुम भी यार बड़े अजीब आदमी हो। तुम्हारी ही तरह अगर मैं भी सपनों पर यकीन करने लगता तो आज मैं यहाँ नहीं होता, बल्कि स्वॉफहैम के नॉरफॉक नामक शहर में होता, क्योंकि मैंने अपने सपने में ये देखा था कि उस शहर में जॉर्ज चैपमैन नाम का एक आदमी रहता है और उसके बगीचे में सोने का एक घड़ा दबा हुआ है। ये बात सुनकर जॉर्ज चैपमैन सन्न रह गया। उसने उस आदमी को अपना परिचय नहीं दिया और कुछ देर बाद उससे विदा लेकर वो अपने शहर वापस लौट पड़ा। घर पहुंचकर चैपमैन ने उस दुकानदार द्वारा सपने में बताए गए बगीचे के स्थान पर खोदा और उस समय वो आश्चर्यचकित रह गया जब वहां वाकई उसे सोने से भरा एक घड़ा मिला। वो इतना अभिभूत हुआ कि उसने उस घड़े से मिले सोने में से कुछ को दान के रूप में लोकल चर्च को दे दिया और उसी सोने से शुरू में बताए गए चर्च के उस हिस्से का निर्माण हुआ। लेकिन चैपमैन जिंदगी भर कभी भी अपने और उस दुकानदार के सपने के इस रहस्य को समझ नहीं पाया। दोस्तों, अजीबोगरीब घटनाओं की श्रृंखला का ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसके बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। जल्दी ही एक और वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए विदा।